हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 1 के अंदर। तो जैसा कि हमने लास्ट वाला एपिसोड में देख लिया था, जिन्हों को अपनी जॉब चेंज क्वेस्ट को चेक करने के लिए आखिरकार वो क्या होता है, उसके लिए वो एक डंजन के अंदर जाता है जहाँ पर वो काफी सारे मॉन्स्टर से लड़ता है, नाइट से लड़ता है। और वहाँ पर उन सबको मारने के बाद उसको एक जॉब टाइटल मिलता है जो की होता है नेक्रोमेंसर, जो की जिन्हों को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। लेकिन तभी जिन्हों को यहाँ पर सेकंड जॉब चेंज का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसकी वजह से जिन्हों को जो टाइटल है वो अपग्रेड हो गया। अब जिन्हों का टाइटल हो गया था मोनार्च ऑफ शैडोज। तो अब जिन्हों अपने किसी भी एनिमी का शैडो को कंट्रोल कर सकता है और उसे जो मर्जी चाहे वो काम करवा सकता है। इग्रीज द नाइट के ऊपर भी अपने जो शैडो ऑफ मोनार्च की पावर की मदद से उसकी भी शैडो के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन 2 बार तो फेल हो जाता है। लेकिन फाइनली वो यहाँ पर उसके ऊपर भी कंट्रोल कर लेता है और वहीं पे हमारा लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग जिन्हों को देखते हैं जो कि अपने बिस्तर पे सो रहा होता है। तभी उसकी सिस्टर का उसके फोन पे फोन आता है। जिन्हों की सिस्टर उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि सच में तुम अभी भी बेड में हो, तुम अभी भी सो रहे हो। जिन्हों कहता है कि हाँ मैं काफी ज्यादा थक गया था। जिसके जिन्हों वो अपना टाइम चेक करता है, वहाँ पर 2 बज गए होते हैं, जिसको देख कर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। उसकी सिस्टर उसको कहती है कि जिन्हों तुमको मालूम तो है ना, आज पेरेंट्स मीटिंग है, कहीं तुम उसको भूल तो नहीं गए हो ना। जिसकी बात सुनकर जिन्हों काफी ज्यादा शौक में रहता है, कहता है ये तो मैं भूल गया था। उसकी सिस्टर को बताती है कि 5 बजे है तो तुम आ जाना समय से। जिन्हों वो फटाफट अपने बिस्तर से उठता है और भागते हुए ज्यादा तैयार होने के लिए। जिन्हों वो अपने कपड़े देखते हुए कहता है कि क्या मेरे को ये चेंज कर लेना चाहिए, चलो रहने दो, वैसे भी मेरे को जिन्हा के टीचर से मिलना है। इसके बाद अगले सीन में जिन्हों को दिखाया जाता है जो कि बैंक में आया हुआ होता है। तो जिन्हों असल में बैंक में एक डेबिट कार्ड बनवाने के लिए और साथ ही में अपने बैंक अकाउंट को अपडेट करवाने के लिए आया हुआ होता है। बैंक की रिसेप्शनिस्ट ये देख के काफी ज्यादा हैरान होती है कि जिन्हों के पासबुक में 1.4 बिलियन वॉन है, जिसको देख कर काफी ज्यादा वो तो काफी ज्यादा हैरान होती है। अपने मन में सोचते हुए कहती है कि आखिरकार इतना यंग इसके पास इतने सारे पैसे कैसे आए। वो काफी ज्यादा हैरान होती है। जिसके बाद जिन्हों से पूछते हैं कि सर क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आखिर आप क्या काम करते हैं। जिन्हों उसको बताता है कि मैं एक हंटर हूँ। असिस्टेंट अपने मन में सोच तो कहती है कि अगर इसके पास इतने सारे पैसे हैं तो जरूर एक हाई रैंक का हंटर होगा। जिसके बाद वो उसको बताती है कि हमारे बैंक में अभी एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी चल रही है हमारे वीआईपी क्लाइंट्स के लिए, क्या आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, क्या आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। जिन्हों उसको कहता है कि नहीं अभी मेरे को जरूरत नहीं है। अगले सीन में हम लोग जिन्हों को देखते हैं जो कि अपनी सिस्टर के स्कूल में आ गया होता है। जिन्हों की सिस्टर उसको देखते हुए कहती है कि आखिरकार तुम कौन हो और असली जिन्हों के साथ क्या हुआ है। जिन्हों उससे बोलता है क्यों क्या हुआ, मैं कुछ अजीब लग रहा हूँ। तो असल में दोस्तों जिन्हों जो होता है वो काफी ज्यादा फिट एंड फाइन दिख रहा होता है। अभी पहले जिन्हों से काफी ज्यादा अलग था, जहाँ पहला जिन्हों जो था हमारा वो एकदम कमजोर सा पड़ा था, जिसको देखकर तो कोई भी दूर से कह सकता था कि हाँ भाई कमजोर है। लेकिन ये वाला जिन्हों काफी ज्यादा अपग्रेड हो चुका है भाई। और इसी वजह से उसकी सिस्टर उसको देखकर बोल रही होती है कि तुम बिल्कुल चेंज हो चुके हो। जिन्हों सिस्टर कहती है मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि कोई इंसान इतना तेजी से चेंज भी हो सकता है और इतना ज्यादा चेंज हो सकता है। इसके बाद जिन्हों की सिस्टर उसको अपने टीचर से मिलवाने के लिए ले जाती है, लेकिन रास्ते में वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सांग जिन्हों को देखकर काफी ज्यादा शौक में होते हैं। जिस पर उसमें से काफी सारे बच्चे उसको देखते हुए कहते हैं कि भाई ये कौन बंदा है, ये कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा है ना। तभी उनमें से एक स्टूडेंट कहता है कि यार ये तो जिन्हों के बगल में चल रहा है, क्या ये जिन्हों का बड़ा ब्रदर है क्या। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं इसी तरीके से बातें कर रहे होते हैं। जिन्हों तो बस यहाँ साइड से जा रहा होता है। उसकी सिस्टर उससे कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए हो। काफी सारे बच्चे तो ये भी बातें कर रहे होते हैं कि क्या ये कोई नया टीचर है या कोई नया स्टूडेंट है। जिसके बाद जिन्हों की सिस्टर जिन्हों को ताना मारते हुए कहती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी है क्या अभी, क्योंकि कल रात तुम काफी ज्यादा लेट हो गए थे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए किसी क्यूट हाई स्कूलर गर्ल से बात कर सकती हूँ। जिसपे जिन्हों उसका गाल पकड़ते हुए कहता है कि शांत रहो। इसके बाद जिन्हों जो होता है वो यहाँ पर उसकी टीचर से मिलने के लिए जाता है। जिन्हों की टीचर को देखते हुए कहती है क्या तुम जिन्हा के ओल्डर ब्रदर हो। वैसे मैं जिन्हा की क्लास टीचर हूँ, मैं नहीं जानती थी कि जिन्हा के पास इतना हैंडसम ब्रदर भी है। जिन्हों वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैं भी इसी स्कूल से ग्रेजुएट हुआ हूँ, लेकिन मैंने पहली बार इनको देखा यहाँ पर। यानी कि टीचर की बात कर रहा होता है कि इसने टीचर को यहाँ पर पहली बार देखा है। जिन्हा की टीचर जिन्हों को बताती है कि जिन्हा के जो ग्रेड्स हैं वो काफी बेहतरीन है और वो काफी अच्छे इंसान है, तो तुमको उसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वो काफी मॉडल स्टूडेंट है, तो इस वजह से उसको फ्यूचर में भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जहाँ तक मेरे को लग रहा है तुमको ये बात पता होगी कि जिन्हा का गोल है कि वो एक मेडिकल स्कूल में जाए। जिन्हों उसको बताता है कि हाँ मेरे को एक चीज मालूम है। जिन्हा की टीचर जिन्हों को बताती है कि उसके ग्रेड्स और उसके जो रिपोर्ट्स है वो तो काफी बेहतरीन है, लेकिन हाँ उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। जिन्हों कहता है कि हाँ ठीक है मैं समझ गया। कि टीचर जिन्हों से पूछती है मैंने सुना है कि तुम एक हंटर हो, मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, अगर जिन्हा का अवेक्ट हुआ होता तो क्या तुम उसको हंटर बनने देते। जिन्हों उसको साफ साफ मना करता है। जिन्हा की टीचर जिन्हों को बताती है कि मैंने तुमसे क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि हमारे स्कूल में एक स्टूडेंट है जो कि अभी अवेक्ट हुई है और जिस वजह से वो स्कूल भी नहीं आ रही है
और अगर इसी तरीके से लगातार वो क्लासेस को मिस करती रही तो स्कूल के पास कोई दूसरी चॉइस नहीं रहेगी और उसके ऊपर स्कूल को एक्शन लेना पड़ेगा। मैं मानती हूँ कि वो हंटर बनना चाहती है, लेकिन कम से कम उसको अपने ग्रेजुएशन तो पूरी कर लेनी चाहिए। और वैसे भी मैं हंटर्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, तो प्लीज मेरे को माफ कर देना अगर मैंने तुमसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछे हो तो। जिसके बाद जिन्वू उसकी रैंक पूछता है। टीचर उसको बताती है कि जहाँ तक मैंने सुना है उसकी रैंक लो है। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ई रैंक। मेरे को नहीं लगता कि वो काफी समय तक हंटर्स रह पाएगी, वो जरूर कहीं ना कहीं मारी जाएगी। टीचर जिन्वू से कहती है, वैसे वो जो स्टूडेंट है वो जिन्हो की फ्रेंड है, तो क्या तुम उसको कन्विंस कर सकते हो कि कम से कम वो अपनी ग्रेजुएट तो पूरी कर ही ले। टीचर उसको उसका नाम बताती है उस गर्ल का। वो बताती है कि उसका नाम हान सॉन्ग ये है, जिसका नाम सुनने के बाद जिन्हू थोड़ा सा हैरान होता है। जिन्हू टीचर से एक बार फिर से उसका नाम दोहराने के लिए कहता है। टीचर उसको बताती है कि उसका नाम हान सॉन्ग ये है, क्या तुम उसको जानते हो। अगले दिन हम लोग जिन्हू को देखते हैं जो कि कहता है कि ऐसे यार ये काफी ज्यादा छोटी दुनिया है, मेरे को नहीं लगता कि वो लड़की वही होगी। जिन्हू जब रास्ते में जा रहा होता है तभी उसको यहाँ पर वही गर्ल मिलती है, जिसको देखने के बाद जिन्हू काफी ज्यादा हैरान होता है। वो लड़की भी जिन्हू से कहती है कि सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिसके बाद जिन्हू अपने सिस्टर की फोटो दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम इसको जानती हो। वो उसको बताते कि हाँ मैं जानती हूँ, ये तो जिन्हा है, क्या तुम उसके ओल्डर ब्रदर हो। वैसे जब तुम एक बार हॉस्पिटल में थे तो मैं वहाँ पर आई थी। मैं नहीं जानती कि मेरी टीचर ने तुमसे क्या कहा, लेकिन स्कूल आने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है और मैं हंटर बनना भी नहीं छोड़ सकती हूँ। जिसके बाद जिन्हू उसे कहता है कि तुमने जैसा ही कहा था कि तुम एक ई रैंक की हंटर हो, तुमको ये बात तो मालूम ही होगी कि रेगुलर अटैक्स जो होते हैं वो मैजिक बीस्ट के खिलाफ वर्क नहीं करते हैं। तो तुम्हारे पास ऐसे वीपन्स होने चाहिए जिसमें मैजिक एबिलिटीज हो। पर मैं तुमको एक बार बता दूं कि अगर तुम वीपन को भी बाय कर लेती हो तब भी तुमको बार बार वीपन्स खरीदने की जरूरत पड़ेगी, और इसीलिए एक ई रैंक के हंटर के तौर पर प्रॉफिट्स बनाना काफी ज्यादा कठिन है। तो कहीं तुम बिना वीपन के तो लड़ाई करने की प्लानिंग नहीं कर रही हो। और बस अब तुम मेरे को ये मत कहना कि तुम ये चाहती हो कि तुम एक हंटर रहो सिर्फ इसलिए ताकि तुम थोड़ी बहुत पैसे कमा सको। जिस पे वो उसको कहती है कि अगर तुम मेरे को यहाँ पर लेक्चर देने के लिए आए हो तो अभी यहाँ से चले जाओ, और तुम भी तो एक ई रैंक के हंटर हो जैसे कि मैं हूँ। जिस पे जिन्हू उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुमको यहाँ पर ये कन्विंस करने के लिए नहीं आया हूँ कि तुम हंटर मत बनो। तो हैरान हो तो कहती है क्या, अगर तुम ये काम करने के लिए नहीं आए हो तो तुम क्या करने के लिए आए हो। तो जिन्हू उसे कहता है कि मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद करने के लिए आया हूँ ताकि तुम एक एक्सीलेंट हंटर बन सको। इसके बाद अगले सीन में हम लोग एयरपोर्ट का सीन देखते हैं। तो असल में वांग डोंग सू भी इस जगह पर आ गया होता है अपने ब्रदर का बदला लेने के लिए। वांग डोंग सू एयरपोर्ट पे उतरा ही होता है तभी उसके पास वो च्यूल आते हैं जो कि उसका वेलकम करते हैं। वांग डोंग सू उसको देखते हुए कहता है तुमको दोबारा देखकर अच्छा लगा, तो हंटर एसोसिएशन ने मेरे को लाने के लिए तुमको भेजा है। वो च्यूल उसको कहता है कि जैसा कि एस रैंक हंटर कोरिया में आया है तो ऑफ कोर्स सर्विलेंस टीम का हंटर ही यहाँ पर आएगा आपको पिक करने के लिए। वांग डोंग सू उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हो तो तुम अभी भी सर्विलेंस टीम में हो, तो क्या तुम अभी भी चेयरमैन हो, गो गन ही के राइट हैंड मैन। और अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं जरूर उस बूढ़े को वहाँ से हटाकर सब कुछ अपने हाथ में ले लेता। गोचिलू से पूछता है कि सर वैसे आपकी प्लानिंग कब तक है यहाँ पर रहने की। जिस पर उसको बताता है कि मैं ज्यादातर समय तक यहाँ नहीं रहूंगा, तो तुमको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से जल्दी चला जाऊंगा जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा। वो च्यूल उससे कहता है कि तुमने अपने देश के साथ गद्दारी की और तुम दूसरी जगह चले गए, और अगर तुम कोरिया वापस आए हो तो जरूर तुमको बहुत ही ज्यादा जरूरी काम होगा। तो क्या तुम ई रैंक हंटर सांग जिन वू और डी रैंक के हंटर जिन वो को ढूंढने के लाए हो, है ना? क्या मैंने सही कहा? वांग डोंग सू से कहता है कि जैसा कि तुम सर्विलेंस एजेंट हो तो तुमको इस चीज के बारे में पहले से ही मालूम था, तो तुमने मेरे से ये क्यों पूछा? तो क्या तुम मेरे को रोकने की सोच रहे हो? क्या ये बात सही है, तुम मेरे को रोकने की सोच रहे हो? वो चील उससे कहता है कि मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ सर। वांग डोंग सू से कहता है कि वैसे क्या तुम स्कैवेंजर गिल्ड को ज्वाइन करना चाहोगे? मेरे पास तुम्हारे लिए काफी बेहतरीन डील है और तुमको ज्यादा पैसे भी दिए जाएंगे उस ओल्ड मैन से, जो भी तुमको पे करता है उससे ज्यादा ही मिलेंगे तुमको तो वहाँ पर। वो च्यूल अपने मन में सोच तो कहते हैं कि एस रैंक हंटर वांग डोंग सू एसोसिएशन ने सस्पेक्ट किया कि तुम्हारा जो ओल्डर ब्रदर था वांग डोंग सुक, उसने डंजन के अंदर बहुत सारे अनगिनत मर्डर किए हंटर्स के। जैसा कि एक छिपकली अपनी पूंछ खुद ही काट लेती है, वैसे ही तुम्हारे ब्रदर के साथ हुआ। पर क्या फर्क पड़ता है, दोनों ब्रदर तो एक जैसे ही हैं। इसके बाद हम लोग एक दूसरी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर अभी जस्ट गेट अपेयर हुआ होता है और इस जगह पर जिन्वू उसी गर्ल को लाया हुआ होता है। तो असल में यहाँ पर व्हाइट टाइगर गिल्ड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के सेकंड डिवीजन जो चीफ होता है उसने यहाँ पर सांग जिन वू को विजिट के लिए बुलाया हुआ होता है, और साथ ही में उसका जो डिप्टी मैनेजर होता है वो भी उसके साथ आया होता है। व्हाइट टाइगर गिल्ड का चीफ उस गर्ल को यहाँ पर देखते हुए कहता है तुम तो वही स्टूडेंट हो ना जिसको मैंने कल देखा था, जिसपे वो बताते हैं कि हाँ मैं वही हूँ। व्हाइट टाइगर गिल्ड का चीफ अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ई रैंक का हंटर, मैंने इससे ज्यादा उम्मीद की भी नहीं थी।
लेकिन तभी वो अपने मन में दूसरी बात सोचते हो कहता है कि लेकिन रुको, सांग जिन वो भी एक ई रैंक का हंटर है, तो मेरे को कंक्लूजन पर इतनी जल्दी नहीं आ जाना चाहिए। जिसपे व्हाइट टाइगर गिल्ड का चीफ उसको बताता है कि ऑफ कोर्स हमने यहाँ पर सारी अरेंजमेंट्स कर दी गई हैं। जिन्हों अपने मन में सोचते हो कहता है कि ये मेरे को दिखाना चाहता है कि आखिर किस तरीके से ये नए रिक्रूट्स को ट्रेन करता है। ये तो काफी बेहतरीन बात है। ये मेरे को ये सब कुछ दिखाकर इम्प्रेस करना चाहता है कि आखिर किस तरीके से व्हाइट टाइगर गिल्ड का सिस्टम काम करता है और किस तरीके से वो नए लोगों को ट्रेन करते हैं। चीफ उसको बताता है कि मैंने बाकी अदर जो हंटर्स हैं उनको बता दिया कि तुम यहाँ पर आने वाले हो, तो तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। साथ ही में जो एरिया है यहाँ पर काफी सारे गेट अपीयरेंस होते हैं, जिस वजह से इस जगह को एक अलग जोन में डाल दिया गया है। तो यहाँ पर आसपास ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। यहाँ पर 80% जो घर है वो तो बंजर पड़े हुए हैं, वहाँ पर कोई रहता ही नहीं है। और इस जगह के जो अदर पार्ट्स हैं वो तो पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। और एक सी रैंक का गेट अभी जस्ट ओपन हुआ है, तो ये हमारे लिए परफेक्ट टूर होगा। तभी पीछे से एक दूसरा हंटर आता है जो कि कहता है कि पहले ही 9 बज चुके हैं, चलो उनको काट पीट के खत्म करते हैं। और ये कोई पिकनिक नहीं है, तुम जानते हो। जिन्हों यहाँ पर व्हाइट टाइगर गिल्ड के चीफ से पूछता है कि अब ये कौन बंदा है, जिस पर वो उसको बताता है ये हमारा न्यू ए रैंक का हंटर है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऑफेंड हो गया है जब इसको इस बारे में बताया गया कि आप भी यहाँ पर विजिट कर रहे हो, तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा अजीब लगा। इसका नाम किम च्यूल है और जैसा कि आप देख सकते हो ये एक टैंक है। वो कहता है कि ए रैंक का हंटर। जिसके बाद वो उसको आगे बताते हैं कि आज का हमारा जो स्ट्राइक स्क्वाड है इसमें टोटल 12 मेंबर्स हैं। उन 12 मेंबर्स में से एक ए रैंक का, 7 बी रैंक के और 4 सी रैंक के लोग हैं। ए रैंक के और बी रैंक के हंटर्स को सी रैंक के हंटर्स के स्क्वाड के साथ जोड़ना ये थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी इनकी जो रैंक्स हैं वो तो ज्यादा है, लेकिन ये सब के सब न्यू हंटर्स हैं। तो हम लोगों ने ऐसा इसलिए किया ताकि इन लोगों को डंजन्स के अंदर कुछ एक्सपीरियंस गेन हो जाए। जिसपे जिनको कहता है कि हाँ फिर भी एक ए रैंक का और 7 बी रैंक के ये तुमको काफी है, चलो ठीक है। जिसपे जिनको अपने मन में सोच तो कहता है कि अगर ये रेड काफी ज्यादा इजी हुई तो मेरे को नहीं लगता कि ये लोग ज्यादा कुछ सीख भी पाएंगे इसमें। पर असल में मैं यहाँ पर सॉन्ग यू को इसलिए लेकर आया हूँ ताकि ये इन हंटर्स को देख सके डंजन के अंदर ई रैंक का हंटर किस तरीके से पावरलेस होता है। शायद ये इसको समझ में आ जाए। तभी यहाँ पर जो डिप्टी मैनेजर होता है व्हाइट टाइगर गिल्ड का, वो सांग जिन्हों से कहता है आप यहाँ पर उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक मत करना, आप प्लीज साइड में खड़े रहना, वरना ये पूरी रेड हमारे लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगी। जिसके बाद ये लोग एक एक करके उस डंजन के अंदर जाने लग जाते हैं। जिन्हों जैसे उस डंजन के अंदर एंटर करता है तभी उसको कुछ एहसास होता है। जिन्हों कहता है कि फीलिंग ये तो काफी ज्यादा अजीब है, और ये जो फीलिंग होती है सभी लोगों को हो रही होती है। व्हाइट टाइगर गिल्ड के जो चीफ होते हैं वो कहते हैं कि ये जो गेट है इसकी फीलिंग ये काफी ज्यादा अजीब है। ये जो गेट हो रहा है काफी ज्यादा तेजी से मूव कर रहा है, यहाँ पर कुछ तो अलग है। और एक सी रैंक के गेट के अंदर यूजली जब एंटर किया जाता है तो इस तरह की फीलिंग तो होती नहीं है। जिन्हों वो अपने मन में सोचते तो कहता है कि मेरे को यहाँ पर कुछ डेंजर लग रहा है, हमको यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। अभी व्हाइट टाइगर गिल्ड का चीफ होता है वो यहाँ पर डिप्टी मैनेजर से कहता है कि जल्द से जल्द मेन स्ट्राइक स्क्वाड से कांटेक्ट करो, जल्द से जल्द करो। हम लोग जिन्हों को देखते हैं तो असल में यहाँ पर जो व्हाइट टाइगर गिल्ड के डिप्टी मैनेजर और चीफ इन दोनों को छोड़ के बाकी सभी लोग जो होते हैं उस डंजन के अंदर चले जाते हैं। जिन्हों भी चला जाता है उस डंजन के अंदर, जिसपे अभी दोनों यहाँ पर आपसे बात कर ले जाते हैं। अब हम लोग क्या करना चाहिए। डिप्टी मैनेजर चीफ से पूछता है कि चीफ अब आप क्या कर रहे हैं। चीफ उसको बताता है जैसा कि मिस्टर सांग जिन वो भी गेट के अंदर चले गए हैं, तो मैं मेन स्ट्राइक स्क्वाड को कॉल ना करते हुए मैं डायरेक्टली हमारे मास्टर को ही कॉल कर रहा हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने मास्टर को कॉल करता है। वो अपने मास्टर को बताता है कि एक रेड गेट ओपन हो गया है। जिसकी बात सुन के उसके मास्टर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक सी रैंक के गेट के अंदर एक रेड गेट कैसे ओपन होता है, वहाँ पर कैसे आ गया रेड गेट। और जैसा कि तुम अगर कह रहे हो, अगर ये बात सही है तो इसका मतलब ये है कि मेरे को वहाँ पर खुद ही आना पड़ेगा। तो दोस्तों असल में ये होता है व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर एस रैंक हंटर बी ग्यून हो। इसके बाद अगली सीन में हम लोग मिस्टर च्यूल और वांग डोंग सू को देखते हैं जो कि कार से कहीं पे जा रहे होते हैं। वांग डोंग सू मिस्टर च्यूल से पूछता है कि वैसे मेरे भाई के फ्यूनरल पे क्या हुआ। मिस्टर च्यूल उसको बताते हैं कि आपके ब्रदर की जो प्रोफाइल थी वो लो रखी गई थी, साथ ही में हम लोग को उसकी बॉडी भी नहीं मिली, तो क्या आप उसके कब्र पे जाना चाहेंगे। जिस पर वो साफ साफ उसको मना करता है और कहता है कि मेरे को मरे हुए के पास जाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को तो इंटरेस्ट इस चीज में है जो कि मेरे ब्रदर ने जिन कचड़ों को पीछे छोड़ दिया है। तो वो यहाँ पर सांग जिन वू और उसके साथ ही बात कर रहा होता है। जिसपे मिस्टर च्यूल उसको पूछते हैं तो फिर मैं आपको कहाँ पर लेकर चलूं। वांग डोंग सू से बोलता है क्या, कहाँ पे मतलब, अरे मेरे को डंजन में ले चलो। ऑफ कोर्स यार, मेरे को डंजन के पास ले चलो।
मेरे को उन लोगों को ढूंढना है और अगर वो लोग हंटर्स हैं तो वो लोग वहीं पर मिलेंगे। मिस्टर चिल्स को बताते हैं कि वैसे साउथ कोरिया में काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट गेट्स हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आखिरकार वो कहाँ रहते हैं। वांग डोंग सू उससे कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम यहाँ पर 21 सेंचुरी में जी रहे हैं। और अपना वो फोन निकाल कर उसमें मैप के थ्रू देखने लग जाता है। वो कहता है कि ई रैंक सांगजिन वू, ऐसा लग रहा है कि ये जस्ट अभी अभी किसी डंजन में एंटर किया है। वैसे अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुमको याद दिलवा दूं कि डंजन्स के अलग रूल होते हैं और उसके ऊपर जो हमारे सोसाइटी के लॉज होते हैं वो अप्लाई नहीं होते। और आशा है कि मैं जो तुमको कह रहा हूँ वो तुमको समझ आ रहा है। जिसके बाद उसको काफी ज्यादा गुस्से में कहता है और कहता है कि अपने काम से मतलब रखो, मैं उन लोगों के साथ डंजन के अंदर क्या करता हूँ और क्या नहीं करता हूँ वो मेरी चॉइस है, समझे तुम। मिस्टर चिल भी उसके जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ ठीक है, जैसे आपकी मर्जी सर। दूसरी तरफ सांग जिन वू और उसके बाकी साथियों को देखते हैं जो कि यहाँ पर डंजन के अंदर आ गए होते हैं। तो बेसिकली ये लोग एक दूसरे डायमेंशन में आ गए होते हैं, जिसको देखने के बाद यहाँ पर जितने भी हंटर्स होते हैं उसके साथ आए हुए होते हैं सांग जिन वू के साथ, वो कहते हैं कि आखिरकार हम लोग हैं कहाँ। और वैसे भी ये चीज डंजन जैसी तो दिखाई दे ही नहीं रही है, साथ ही में जो गेट है वो भी डिसअपेयर्ड हो गया है। जिन वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि आसपास मेरे को कुछ भी अजीब चीज सेंस नहीं हो रही है, कहीं गेट हम लोगों को कोई दूसरे डायमेंशन में तो ट्रांसपोर्ट नहीं कर गया है। तभी सांग जिन वू जिस गर्ल को अपने साथ लाया हुआ होता है उसकी तरफ बहुत तेजी से एक तीर आती है, लेकिन सांग जिन वू उसको रोक लेता है। बाकी सभी जो लोग होते हैं वो भी इसे चीज देख कर काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन लोगों के ऊपर भी अटैक हुआ होता है। वो कहते हैं अरे वो देखो पेड़ के ऊपर कोई है, लगता है वही लोग हैं जो हमारे ऊपर अटैक्स कर रहे हैं। जिसके बाद हम लोग को वो लोग दिखाए जाते हैं जो कि इन लोगों के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तो असल में ये लोग आइस एल्फ्स होते हैं। जिनवू जो कि उन लोगों को देख लेता है, उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है कि आइस एल्फ्स, मैं इनके प्रेजेंस को सेंस नहीं कर पाया क्योंकि ये लोग मेरे से काफी ज्यादा दूर हैं। जिनवू बताता है कि वो लोग जो कि इन टाइप के क्रिएचर से कभी भी एनकाउंटर नहीं हुए हैं, वो लोग इसको आइस एल्फ्स कहते हैं। लेकिन वो हंटर्स जो कि इन लोगों के साथ लड़े हैं वो इन लोगों को दूसरे नाम से कहते हैं। लेकिन इनका जो दूसरा नाम है इन क्रिएचर्स का, वो इनको इसीलिए दिया गया है क्योंकि इनके जो दूसरे मेथड होते हैं हंटर्स को मारने के, वो काफी ज्यादा ब्रूटल होते हैं और इसीलिए इनको कहा जाता है आइस स्लेयर्स। इस तरफ हम लोग डंजन के बाहर व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर को देखते हैं जो कि यहाँ पर पहुंच गए होते हैं। वो उस गेट के अंदर जो रेड गेट होता है उसमें अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एंटर नहीं कर पा रहे होते हैं। जिस पर वो कहते हैं ये अच्छी चीज नहीं है। और मेरे को तो ये समझ में आ ही नहीं रहा है कि आखिरकार एक सी रैंक के गेट में इस तरीके से काम कैसे हो गया। जिस पे व्हाइट टाइगर गिल्ड का जो मास्टर होता है वो यहाँ पर डिप्टी मैनेजर से पूछता है कि क्या तुमने एसोसिएशन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, जिस पे वो बताता है कि हाँ हमने कोशिश की थी, लेकिन वो लोग सिर्फ हमसे यही पूछे जा रहे थे कि क्या सच में वो एक सी रैंक गेट ही था ना। जिसकी बात सुन के व्हाइट टाइगर गिल्ड का जो मास्टर होता है वो भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है कि अरे नहीं। जिसके बाद वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि रेड गेट जो होता है वो सिर्फ हाई रैंक के डंजन्स में ही अपेयर होता है और इस गेट के दूसरी तरफ एक दूसरा ही वर्ल्ड होता है। लेकिन ये जो माना वेव्स को एमिट कर रहा है, निकाल रहा है, ये तो सी रैंक के डंजन के बराबर ही लग रही है। लेकिन जहां तक मेरे को लग रहा है मेरे सामने जो गेट है ये कम से कम बी रैंक का तो होना ही चाहिए, और अगर हम लोगों की किस्मत बहुत ज्यादा खराब हुई तो ये ए रैंक का गेट हो सकता है और शायद उससे भी ज्यादा। जिसपे डिप्टी मैनेजर जो होता है वो यहाँ पर उनसे पूछता है क्या हम लोग को एक बार और माना मीटर का इस्तेमाल करके माना वेव्स को मेजर करना चाहिए। जिसपे मास्टर उसको कहते हैं कि जैसा कि गेट पूरी तरीके से रेड हो चुका है, साथ ही में किसी भी प्रकार की कोई भी माना वेव्स को रिलीज नहीं कर रहा है, तो इसको मेजर कर पाना ही नामुमकिन है और अब ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम इस गेट की एग्जैक्टली जो रैंक है वो पता लगा सके। जिसके बाद वो पूछते हैं कि मेरे को ये बताओ कि आखिरकार अंदर कितने हंटर्स हैं। जिस पर उसको बताया जाता है कि टोटल अंदर 12 हंटर्स हैं। जिस पर वो उससे पूछता है कि आखिरकार उनमें से कितने ज्यादा हाई रैंक्स के हैं। जिस पे उसको बताया जाता है कि 12 हंटर्स में से सिर्फ एक हंटर है जो कि ए रैंक का है, जिसका नाम किम च्यूल है और वो उस टीम को लीड कर रहा है। साथ ही में वहाँ पर 7 बी रैंक के हंटर्स भी हैं। जिसकी बात सुन के मास्टर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं क्या 1 ए रैंक और 7 बी रैंक्स के। और फिर से वो सोचने लगते हैं कि ये जो गेट है ये बी रैंक या ए रैंक का हो सकता है, जहां तक मेरे को लग रहा है। और अगर ये एस रैंक का गेट होता तो पूरी कंट्री में इमरजेंसी अलर्ट हो जाता, पर ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो मैं इस पॉसिबिलिटीज को यहाँ से तो हटा ही देता हूँ। और अगर ये गेट बी रैंक का है तो कम से कम 3 या उससे ज्यादा ए रैंक के हंटर्स तो चाहिए ही होंगे यहाँ पर सरवाइव करने के लिए। और अगर ये गेट ए रैंक का हुआ तो एक या एक से ज्यादा एस रैंक का हंटर्स इस गेट के अंदर सरवाइव कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये गेट ए रैंक या उससे ज्यादा हायर रैंक का हुआ तो समझो हंटर्स मर गए।
अगर उन लोगों की किस्मत अच्छी हुई तो वो बच भी सकते हैं, पर कुछ ही बचेंगे उसमें से। तभी व्हाइट टाइगर गिल्ड के जो चीफ होते हैं वो उसको बताते हैं कि उस गेट के अंदर एक और बंदा था जो कि एंटर किया था। जिस पर वो उससे पूछते कि कौन कौन था वो। जिस पर वो उसको बताते हैं कि वो एक हंटर है जिसको कि मैंने अपनी नजरों में रखा हुआ है काफी समय से। जिस पर वो उसकी रैंक पूछते हैं कि बताओ उसकी रैंक क्या है, ए या बी। अपना सर नाम हिलाता है। जिस पर वो कहते हैं क्या, इसका मतलब वो जरूर एफ रैंक का हंटर होगा। जिस पर वो कहता है कि नहीं सर, वो एक ई रैंक का हंटर है। इसके बाद सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है उसी रेड गेट के अंदर, जहां पर हम लोग देखते हैं कि जिन्हों के साथ जो 12 मेंबर्स आए हुए होते हैं उनमें से 2 जो मेंबर होते हैं वो तो मारे गए होते हैं। जिन्हों अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इन लोगों के निशाने काफी ज्यादा बेहतर है। इन लोगों ने सबसे पहले हमारे जो स्ट्राइक स्क्वाड था उसके 2 मेंबर्स जो कि सबसे ज्यादा कमजोर थे उनके ऊपर टारगेट किया। जिन्हों के हाथ में एक तीर होती है उसको तोड़ते हुए जिन्हों कहता है कि तुम लोगों को मैं अपने इन दोनों हाथों से ही मार दूंगा। तभी इन लोगों के साथ जो ए रैंक का हंटर आया हुआ होता है जो कि इनका लीडर भी होता है, वो यहाँ पर आकर इन सभी लोगों को कहता है अगर तुम लोगों ने अभी तक इस चीज को नोटिस नहीं किया है तो मैं तुमको बता दूं कि अभी हम लोग इस समय रेड गेट के अंदर हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस डंजन के अंदर कोई भी एंटर नहीं कर सकता है जब तक कि हम सभी मारे ना जाए या ये डंजन खुद ही ब्रेक ना हो जाए। जिसकी बात सुन के यहाँ पे जो बाकी हंटर्स होते हैं वो कहते हैं क्या, ये एक रेड गेट है। जिन्हों के साथ जो गर्ल आई होती है वो इससे पूछती है सर ये रेड गेट क्या होता है। जिस पे जिन्वू उसको बताता है कि ये एक स्पेशल प्रकार का गेट होता है जो कि एक दूसरे डायमेंशन से कनेक्ट कर देता है, और अगर एक बार तुमने रेड गेट के अंदर अपने पैर रख दिए तो तुम बाहर की दुनिया से पूरी तरीके से अलग हो जाओगे। इसका मतलब ये है कि बाहर की दुनिया से तुम्हारे लिए कोई भी मदद नहीं आ सकती है, और तुम इस डंजन से बाहर तब तक नहीं जा सकते हो जब तक कि तुम यहाँ के जो बॉस है उसको हरा नहीं देते या डंजन खुद ही ब्रेक नहीं हो जाती। और अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो हम यहाँ पर फंस चुके हैं। तभी यहाँ पर जो ए रैंक का हंटर होता है वो यहाँ पर इन लोगों को फिर से कहता है कि मैं तुम लोगों को अपने बारे में एक बार और बता देता हूँ। और जैसा कि सबको ये बात पता लग चुकी है कि हम लोग एक रेड गेट के अंदर एंटर हो गए हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ये श्योर करूँ कि हम सभी लोग यहाँ से सुरक्षित वापस जा सके। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात ये भी बता दूं कि मैं आप लोगों से कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ। हम लोग को इस डंजन को ब्रेक करने में महीने भी लग सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी गारंटी नहीं है कि हम लोग कब तक सरवाइव करेंगे। और इस रेड गेट की मिनिमम जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो बी रैंक का होगा, और इस जैसे खतरनाक जगह पर ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट है कि हम सभी लोग यहाँ पर एक साथ मैनेज कर सकें एक सिंगल यूनिट रहकर। तो हम लोग यहाँ पर 2 टीम बना लेते हैं अलग अलग। अगर हम इसी जगह पे रहें तो या तो हम लोग जम के मर जाएंगे, और या तो हम लोग को क्रिएचर्स यहाँ पर दोबारा आकर खुद अपने हाथों से मार देंगे। और अगर तुम में से कोई भी मेरी टीम को ज्वाइन नहीं करना चाहता है तो मैं ये जो डंजन है अपने दम पर ही क्लियर कर दूंगा। तो तुम लोगों में से कौन कौन मेरे साथ आना चाहेगा? जिस पे काफी सारे लोग कहते हैं कि हाँ हाँ मैं भी आऊंगा मैं भी आऊंगा, लेकिन वो काफी सारे लोगों को मना करता है और कहता है कि तुम में से जो भी सी रैंक या उससे नीचे का हंटर है वो मेरे साथ नहीं आएगा। इसके बाद वो उन लोगों को बताता है कि रेड गेट के अंदर एक दिन 1 घंटे के बराबर होता है रियल लाइफ में। यानी कि अगर रियल लाइफ में सिर्फ 1 घंटे बीते हैं तो रेड गेट के अंदर 1 दिन बीत चुके होंगे। अगर बेकार से भी बेकार हुआ तो हम लोगों को महीने लग जाएंगे बॉस को हराने में। और इस प्रकार के सर्कमस्टांसिस में मैं किसी भी प्रकार के एक ऐसे लोग को अपने साथ नहीं ले जाना चाहूंगा जो कि एक डेड वेट की तरह हो। लेकिन उसको ऐसे कहते ही बाकी जो हंटर्स होते हैं सी रैंक के, वो उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम हमको डेड वेट कह रहे हो। जिस पर उसको कहता है कि तुम लोग उदास मत हो, जब हम लोग बॉस को हराकर वापस आएंगे अगर तुम तब भी जिंदा होगे तो चिंता मत करो, हम भी तुमको यहाँ से बाहर निकाल देंगे। तभी उन लोगों के साथ में जो एक गर्ल हंटर आई हुई होती है वो उससे बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहूंगी बल्कि मैं इन लोगों के साथ जाना चाहूंगी। जिस पर वो भी कहता है कि चलो ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। जिसके बाद यहाँ पर उनको लीडर होता है वो उनको कहता है कि इस लड़की के जाने के बाद यहाँ पर एक जगह खाली हो गई है तो तुम में से कोई एक हमारे साथ चल सकता है। तो यहाँ पर ये जो गर्ल हंटर होती है वो वहाँ से जाते वो बोलती है हम लोगों के ऊपर एरो शूट की गई, ये उस एरो तक को नहीं देख पाया। तभी वो जिन्हों से बोलती है कि तुम असल में ई रैंक कर तो नहीं हो। तभी सीन शिफ्ट होता है, डंजन के बाहर का सीन देखते हैं। व्हाइट टाइगर गिल्ड का जो चीफ होता है वो व्हाइट टाइगर गिल्ड जो मास्टर होता है, तो यहाँ पर जो मास्टर है इसका नाम मिस्टर बेक है। तो मिस्टर बेक को बताता है कि मैंने इस चीज को काफी समय से सीक्रेट रखा था क्योंकि मैं सांग जिन वू का ट्रस्ट जीतना चाहता था, लेकिन मैं इतना तो पक्का कह सकता हूँ कि उसका रीअवेक्ड हुआ है। मिस्टर बेग उससे कहते हैं कि सही में। जिसकी बात सुनने के बाद चीफ भी थोड़ा सा यहाँ पर शक करता है अपने ऊपर, कहता है कि वैसे उसने मेरे को कभी भी एक क्लियर आंसर नहीं दिया कि उसका रीअवेक्ड हुआ है। तो वो उसका रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि हाँ बस इसको तुक्का ही कह सकते हैं, मतलब ये मेरा मानना है। जिसकी बात सुनने के बाद मिस्टर बेग थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि हम एक ही इंसान है जिसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, वो है किम च्यूल। वो भी अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि मिस्टर बेग आप समझ नहीं पा रहे कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ।
अगर आप सांग जिन वू को एक्शन में देखोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे। तभी यहाँ पर सर्विलेंस टीम का फर्स्ट डिवीजन का जो मैनेजर होता है जो सांग चैन, वो यहाँ पर आता है। वो यहाँ पर मिस्टर बेग से कहता है कि वो जो ए रैंक का हंटर उन लोगों के साथ गया है, उसकी जो रिकॉर्ड्स हैं, परफॉर्मेंस है, वो काफी बेहतरीन है। मैं किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैंने सुना कि एक ई रैंक का हंटर जिसका रीअवेक्ड हुआ था, क्या मैंने सही सुना था ना? और मेरे ओपिनियन में वो जो ए रैंक का हंटर है वो मोर क्वालिफाइड है एक ऐसे इंसान से जिसका कोई भी नाम नहीं है और उसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। व्हाइट टाइगर गिल्ड सेकंड डिवीजन का जो चीफ होता है वो भी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अंत में पता चल ही जाएगा कि कौन सही है। और तभी इन लोगों के पास वांग डोंग सू और मिस्टर चियोल आते हैं। वांग डोंग सू उन सभी लोगों को यहाँ पर देखकर कहता है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड के लोग, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिसको देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि वांग डोंग सू आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहा है। मिस्टर बेग उससे पूछते हैं कि तुम कोरिया में क्या कर रहे हो, जिस पर वो उसको बताता है कि मैं यहाँ पर कुछ बिजनेस से आया हूँ, मेरा कोई काम है इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ बस। मिस्टर बेग उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि मेरे क्वेश्चन का जवाब दो कि तुम इस समय हमारे स्टेट में हो तो तुम बताओगे कि तुम यहाँ पर कोरिया में क्या बिजनेस करने के लिए आए हो, आखिरकार तुम यहाँ पर करने के आए हो। जिस पर उससे कहता है कि मैं यहाँ पर बस अपने आप से कुछ पूछ रहा था, क्या तुम मेरे को बताओगे आखिरकार क्यों तुमने एक ई रैंक के लूजर, एक ई रैंक के हंटर को रिक्रूट किया है। मिस्टर बैग कहते हैं क्या ई रैंक, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? जिस पर वो उससे कहता है कि मैं सांग जिन वू के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि अभी जस्ट गेट के अंदर एंटर किया है। मिस्टर बैग भी सांग जिन वू का नाम सुनते कंफ्यूज जाते हैं। वो कहते हैं क्या वांग डोंग सू, इसको भी इसके बारे में पता है क्या? और तभी वांग डोंग सू जो होता है वो गेट के पास जाता है। वो कहता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, और तब उसको पता चलता है। वो कहता है क्या ये तो एक रेड गेट है। और इस तरफ हम लोग डंजन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर सांग जिन वू और यहाँ पर जो दूसरा ए रैंक का हंटर होता है उन लोगों की अलग अलग टीम बन गई होती है। तो जिनवू की जो टीम होती है उसमें सभी सी रैंक के हंटर होते हैं, सिर्फ एक लड़की को छोड़ के जो कि अभी भी आई थी, जो कि बी रैंक की हंटर है। और ये लोग अब एक दूसरे को गुड लक बोल के अलग अलग रास्ते पे चले जाते हैं। हम लोग जिनवू और उसके टीममेट्स को देखते हैं। यहाँ पर जो लड़की होती है वो यहाँ पर जिनवू से पूछती है कि तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, तुम्हारी रैंक क्या है? जिन्हों कहता है क्या मेरी रैंक जान के क्या करोगी? वो लड़की अपने मन में सोचते हुए कहती है ये बंदा कम से कम ए रैंक का तो होगा ही, नहीं शायद उससे भी ज्यादा। और डंजन के दूसरी तरफ हम लोग जो ए रैंक का हंटर होता है उसके और बाकी उनके जो दोस्त होते हैं उनको देखते हैं। वो लोग एक जगह पहुंचने के बाद कहते हैं कि हम लोग अभी यहीं पर रुकेंगे और ये जो फॉरेस्ट है ये आइस बियर्स टेरिटरी है। तो इन लोगों को जो लीडर होता है ए रैंक का हंटर, वो कहता है कि ऐसा लगता है कि एक ई रैंक के हंटर की वजह से बाकी इनोसेंट लोगों की जान जाएगी। तो वो असल में यहाँ पर सांग जिन वू और उसकी टीम की बात कर रहा होता है। तभी उसका साथी कहता है कि आखिरकार हम ई रैंकर से एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं, यहाँ तक कि तो उसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं मिली होगी। तभी उन लोगों के सामने कोई चीज आती है। तभी जो ए रैंक का हंटर होता है वो उन सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। इसके बाद अगले सीन में हम लोग डंजन के बाहर का सीन देखते हैं। मिस्टर बेग जो होते हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो गए होते हैं और अपने मन में सोचते हुए कहते हैं आखिरकार ये सभी लोग सांग जिनू के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? जिसको देखो हर कोई सांग जिनू की बात कर रहा है। और इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसके अगले एपिसोड्स को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलता हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।